एग्जाम्पल के बायोलॉजी के जो चैप्टर हैं जीव जनन कैसे करते हैं, टोटल एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले एमसीक्यू पे चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नीचे दी गई जीवों को सूची में वे कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन 3 ईस्ट, ऑप्शन 4 अमीबा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि कौन कौन सही हो सकता है। ऑप्शन ए में 2 और 4 सही हो सकते हैं, ऑप्शन बी में 1, 3 और 4 सही हो सकते हैं, ऑप्शन सी में 1 और 4 सही हो सकते हैं, ऑप्शन 4 में 2, 3 और 4 सही हो सकते हैं। तो हम लोग का कौन कौन सा जो है अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। तो हम लोग का कुत्ता जो है एक तो लैंगिक विधि यानी मानव सब जो है लैंगिक विधि से जनन करता है, जबकि केला, ईस्ट और अमीबा अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। तो एक का ऑप्शन हम लोग का 1, 3 और 4 जो कि हम लोग का ऑप्शन बी में दिया गया है। तो एक का बी जो कि सही होगा। तो चलिए दोस्त हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पुष्प में नर और मादा युग्मकों को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं। ऑप्शन ए पुंकेसर और परागकोश, ऑप्शन बी तंतु और वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी परागकोश और अंडाशय, ऑप्शन सी पुंकेसर और वर्तिकाग्र। तो हम लोग का बोला जा रहा था ऑप्शन में क्वेश्चन में कि पुरुषों में नर और मादा युग्मकों को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं। तो नर पराग कोश में जो कि परागकण होता है और मादा में अंडाशय में जो कि अंडाणु होता है। तो दो का हम लोग का जो सी जो कि सही है। तो दो का सी। तो चलिए दोस्त हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए परागकण, ऑप्शन ए में परागकण, निषेचन, नवोद्भिद, भ्रूण, ऑप्शन बी में नवोद्भिद, भ्रूण, निषेचन और परागकण, ऑप्शन सी में परागकण, निषेचन, भ्रूण और नवोद्भिद, ऑप्शन डी में भ्रूण, नवोद्भिद, परागकण, परागकण नहीं। ऑप्शन 3 नंबर क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है दोस्त, ऑप्शन ए में परागन है, उसके बाद निषेचन, उसके बाद नवोद्भिद, उसके बाद भ्रूण, ऑप्शन बी में नवोद्भिद, उसके बाद भ्रूण, उसके बाद निषेचन, उसके बाद परागकण, ऑप्शन सी परागन, ऑप्शन परागन, निषेचन, भ्रूण और नवोद्भिद, ऑप्शन डी में भ्रूण, नवोद्भिद, परागन और निषेचन कौन सा सही होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पहला होता है परागन, परागन के बाद हम लोग का निषेचन होगा, निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद नवोद्भिद बनता है। तो 3 का हम लोग का जो है आंसर सी जो कि सही होगा। 3 का सी, 3 का आंसर सी सही होगा। परागन, परागन के बाद निषेचन होता है, निषेचन के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद नवोद्भिद। तो 3 का सी सही होगा। तो और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 पे जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि ऑप्शन ए अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, ऑप्शन 3 अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, ऑप्शन 4 बोला जा रहा है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। तो हम लोग का ऑप्शन में दिया गया है कि कौन कौन सा सही होगा, 1 और 2। ऑप्शन ए में दिया गया 1 और 2, ऑप्शन 2 में दिया गया 1 और 3, ऑप्शन 3 में दिया गया 2 और 4, ऑप्शन 4 में दिया गया 3 और 4। तो कौन कौन सा सही होगा हम लोग का। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा था कि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है जो कि सही है, और ऑप्शन बी में अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, ये भी सही है। तो हम लोग का 1 और 2 सही है जबकि 3 और 4 जो कि गलत है। तो 4 का हम लोग का कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। हम लोग का 4 का जो है एक आंसर सही होगा, 1 और 2 सही है।
चलिए दोस्त, हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी गोल्जी काय में, ऑप्शन डी जीन में। तो 5 का हम लोग का डी जो कि सही है, जीन में जो है संप्रेषित होने वाले लक्षण, जिसमें जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण जो कि जीन में संग्रहित होता है। तो 5 का डी जो कि सही होगा। चलिए दोस्त, हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या संदर्भित करते हैं? ऑप्शन ए केवल जनकों से समानताएं, ऑप्शन बी केवल जनकों से विभिन्नताएं, ऑप्शन सी जनकों के साथ समानताएं और विभिन्नताएं, ऑप्शन डी न समानताएं और न विभिन्नताएं। तो 6 का हम लोग का जो है कौन सा जो है सही होगा? तो ऑप्शन सी जो बोला जा रहा है, जनकों के साथ समानताएं और विभिन्नताएं, जो कि सही है। तो 6 का सी सही होगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अमीबा, स्पाइरोगाइरा और ईस्ट से जनन की सामान्य विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, ऑप्शन बी ए सभी एक कोशिकीय हैं, ऑप्शन सी ए केवल लैंगिक रूप से जनन करते हैं, ऑप्शन डी ए सभी बहुकोशिकीय हैं। तो 7 का कौन सा सही होगा? 7 का ऑप्शन डी जो कि बोला जा रहा है ए सभी बहुकोशिकीय हैं। तो ए तो अमीबा, स्पाइरोगाइरा, ईस्ट ए जनन की सामान्यतः विशेषताएं क्या होती है? ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। तो नहीं, हम लोग का ऑप्शन जो है ए जो कि सही होगा। 7 का जो है ए सही होगा, ए अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। 7 का ए सही होगा। चलिए दोस्त, हम लोग क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, ऑप्शन बी एक कोशिका का दो कोशिकाओं में विभाजित होना, ऑप्शन सी एक कोशिका का अनेक कोशिकाओं में विभाजित होना, ऑप्शन डी पुरानी कोशिकाओं से नई नई कोशिकाओं का बनना। तो कौन सा सही होगा हम लोग का? स्पाइरोगाइरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। तो 8 का ए जो कि सही होगा हम लोग का। चलिए दोस्त, 9वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजन होने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी न्यूनकारी विभाजन, ऑप्शन सी द्विविभाजन, ऑप्शन डी बहुविभाजन। तो प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजन होने की क्षमता को बहुविभाजन कहते हैं, जो कि हम लोग का नो के ऑप्शन डी में दिया गया है। तो 9 का डी सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पुष्पी पौधे में जनन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए में पहले युग्मक, उसके बाद युग्मनज, उसके बाद भ्रूण, उसके बाद नवोद्भिद। ऑप्शन बी में पहले युग्मनज, उसके बाद युग्मक, उसके बाद भ्रूण, उसके बाद नवोद्भिद। ऑप्शन सी में नवोद्भिद, उसके बाद भ्रूण, उसके बाद युग्मनज, उसके बाद युग्मक। तो ऑप्शन डी में युग्मक, उसके बाद भ्रूण, उसके बाद युग्मनज, उसके बाद नवोद्भिद। तो हम लोग का कौन सा सही होगा? तो हम लोग का जो है पहले होता है युग्मक, युग्मक के बाद होता है युग्मनज, युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज से फिर भ्रूण बनता है, भ्रूण से भी नवोद्भिद होता है, जो कि 10 के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो 10 का ए सही होगा दोस्त। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक स्पीशीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण नियत बनी रहती है? ऑप्शन ए युग्मनज के बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या का दोगुना हो जाना, ऑप्शन बी युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या का आधा रह जाना, ऑप्शन सी युग्मक बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या का दोगुना हो जाना, ऑप्शन डी युग्मक बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या का आधा रह जाना। तो कौन सा हम लोग का सही होगा?
तो ऑप्शन नंबर बी जो बोला जा रहा है कि युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या का आधा रह जाना, माता और पिता दोनों से आधा आधा मिलकर जो एक युग्मक का निर्माण होता है। तो 11 का जो कि बी सही होगा। चलिए दोस्त, हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राइजोपस में उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं जिस पर बीजाणुधानियां लगी होती है? ऑप्शन ए तंतु, ऑप्शन बी हाइफे, ऑप्शन सी राइजॉयड, ऑप्शन डी मूल। तो कौन सा सही होगा? तो राइजो ऑप्शन क्वेश्चन में बोला जाता है राइजोपस में उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचनाओं को हाइफे कहते हैं। तो 12 का हम लोग का बी जो कि सही होगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? ऑप्शन ए तना, जड़ें और पुष्प, ऑप्शन बी तना, जड़ें और पत्तियां, ऑप्शन सी में तना, पुष्प और फल, ऑप्शन डी तना, पत्तियां और पुष्प। कायिक प्रवर्धन में न पुष्प होता है न फल होता है। तो हम लोग का एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी तना, जड़ें और पत्तियां। 13 का बी जो कि सही होगा। चलिए दोस्त, हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है डबल रोटी के स्लाइस पर कवक का तीव्र गति से फैलने के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए बड़ी संख्या में बीजाणुओं का होना, ऑप्शन बी डबल रोटी में नमी और पोषक की उपलब्धता, ऑप्शन 3 नलिकाकार शाखित हाइफो की मौजूदगी, ऑप्शन 4 गोलाकार बीजाणुधानियों का निर्माण। तो कौन कौन सा सही होगा हम लोग का? ऑप्शन ए में जो बोला जा रहा है कि 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन बी में 2 और 4 होगा, ऑप्शन सी में 1 और 2 होगा, ऑप्शन डी में 3 और 4 होगा। तो हम लोग का कौन कौन सा सही होगा? तो हम लोग का एक में बोला जा रहा है बड़ी संख्या में बीजाणुओं का होना जो कि सही है, और ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि डबल रोटी में नमी और पोषकों की उपलब्धता, ये भी सही है। तो हम लोग का ऑप्शन 14 के 1 और 2 किस में दिया गया है? 3 में। तो 14 का सी जो कि सही आंसर होगा। तो 14 का सी। चलिए दोस्त, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए परागकण और वर्तिकाग्र का ऊपरी सतह, ऑप्शन बी वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड, ऑप्शन सी पुंकेसर के भीतर परागकण और वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह, ऑप्शन डी वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह और वर्तिकाग्र का निचला भाग। तो कौन सा है हम लोग का जो है सही होगा? तो क्वेश्चन में बोला जाता है पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर करता है? तो हम लोग का ऑप्शन बी जो है वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह, वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह जिस पर परागकण चिपकते हैं और जहां अंडाणु में बीजांड होते हैं, वहां तक की जो लंबाई है परागनली की लंबाई कहलाती है। तो ऑप्शन बी जो कि सही है हम लोग का 15 का ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्त, हम लोग 16वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में बोला जा रहा था पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं, ऑप्शन बी में बोला जा रहा था ए लैंगिक जनन के अंग होते हैं, ऑप्शन 3 में बोला जा रहा है ए पौधों के सभी वर्गों में पाए जाते हैं, ऑप्शन 4 में निषेचन के बाद इसमें फल बनते हैं। तो कौन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि 1 और 4 सही होंगे, ऑप्शन बी में 2 और 4 सही 3 सही होंगे, ऑप्शन 3 में 1 और 3 सही होंगे, ऑप्शन 4 में 3 और 4 सही होंगे। तो क्वेश्चन बोला पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, एक लिंगी भी होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं। और ऑप्शन बी में बोला जाए ए लैंगिक जनन के अंग होते हैं, और ऑप्शन 3 में ए पौधे के सभी वर्गों में पाए जाते हैं। तो हम लोग का कौन सा सही होगा? 16 का जो है बी, बी जो बोला ए लैंगिक जनन के अंग होते हैं जो सही है, और ऑप्शन 4 निषेचन के बाद इसमें फल बनते हैं जो कि सही है। तो ऑप्शन 2 और 4 जो कि सही है। तो 16 का हम लोग का डी
आंसर होगा 16 का डी। चलिए दोस्त 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। ऑप्शन बी में इनमें या तो पुंकेसर होते हैं या स्त्री केसर। ऑप्शन 3 इनमें परागकण होता है। ऑप्शन 4 वे एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो कौन ऑप्शन ए में दिया गया है कि 1 और 4 सही होगा। ऑप्शन बी में दिया गया 2, 3 और 4 सही होगा। ऑप्शन 3 में 3 और 4 सही होगा। ऑप्शन डी में 1, 3 और 4 सही होगा। तो कौन सा हम लोग का सही होगा? तो हम लोग का जो बोला जा रहा है बी में कि इनमें या तो पुंकेसर होते हैं या स्त्री कोसर होते हैं, जो कि सही है। और ऑप्शन 4 में वे एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं फल उत्पन्न नहीं कर सकते, जो कि सही है। पुंकेसर रहेगा तो फल, केवल पुंकेसर ही रहेगा तो फल उत्पन्न नहीं, फल के लिए स्त्री केसर भी रहना चाहिए। तो हम लोग का ऑप्शन जो है इस हिसाब से हम लोग का जो 17 का हम लोग का जो कि 2 और 17 का हम लोग का कौन कौन सा सही हुआ इसमें से है कि ऑप्शन इनमें या तो पुंकेसर होते हैं या स्त्री केसर। ऑप्शन 2 सही है। और ऑप्शन 4 तो कौन कौन से में दिया गया है? ऑप्शन 2 और 4 सही होंगे। ऑप्शन 2 और 4 सही होंगे। तो इनमें ऑप्शन ए में इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं, ये तो गलती हो गया दोस्त। ऑप्शन बी में इनमें या तो पुंकेसर होते हैं या स्त्री केसर, दो तो सही है। ऑप्शन 3 इनमें परागकण होते हैं, ये भी सही है, इनमें परागकण तो होता ही है। और ऑप्शन डी इनमें वे एक लिंगी पुष्प जिनमें पुंकेसर होते हैं फल उत्पन्न नहीं कर सकते, जो कि सही है। तो हम लोग का जो कि है 17 का एक छोड़कर सभी सही है। 2, 3 और 4 तीनों का तीनों सही है। तो 17 का बी जो कि सही होगा, 17 का बी। चलिए दोस्त 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर में बोला जा रहा है कि पुष्पी पौधे के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में इनमें 2 प्रकार के युग्मों की आवश्यकता होती है। निषेचन एक अनिवार्य घटना होती है। इसके फलस्वरूप हमेशा ही युग्मनज बनता है। ऑप्शन 4 में इससे बनने वाली संतति क्लोन होती है। तो हम लोग का ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन में 1 और 4 सही है। दूसरा ऑप्शन में 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन सी में 1, 3 और 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी में 1, 2 और 4 सही है। कौन सा सही होगा? तो हम लोग का जो बोला जा रहा है कि क्वेश्चन 1 में कि इसे 2 प्रकार के युग्मों की आवश्यकता होती है, जो कि सही है। और ऑप्शन बी में निषेचन एक अनिवार्य घटना है, ये भी सही है। और तीसरे में इसके फलस्वरूप हमेशा ही युग्मनज बनते, जो कि सही है। ऑप्शन 4 में इसमें बनने वाली संतति क्लोन होती, जो कि गलत है। तो हम लोग का 1, 2 और 3 सही है। यह ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन सी 18 का सी जो कि सही है, 18 का सी। चलिए दोस्त 19वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है दोस्त, तो दिक्कत होता है थोड़ा, पर कोई बात नहीं, यही सब क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है और क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो रिवीजन के लिए बेहतर है। तो चलिए दोस्त हम लोग 19वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्र में भाग ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं? ऑप्शन ए में बीजपत्र, परांकुर और मूलांकुर। ऑप्शन बी में परांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र। ऑप्शन सी में परांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। ऑप्शन डी में मूलांकुर, बीजपत्र और परांकुर। तो ऑप्शन ए जो बता रहा है वो है हम लोग का परांकुर। ऑप्शन सी जो है यानी धरती के नीचे जड़ जाएगा, यानी वो हो गया मूलांकुर। और बी जो हो गया हम लोग का बीजपत्र हो गया। तो ए परांकुर, बी बीजपत्र और सी मूलांकुर। तो 19 का ऑप्शन सी जो कि सही है। तो 19 का सी जो कि सही है दोस्त। चलिए दोस्त हम लोग
20वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति में अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि लैंगिक जनन एक अधिक समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, आनुवांशिक पदार्थ एक ही स्पीशीज के दो जनकों से आता है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि आनुवांशिक पदार्थ दो भिन्न स्पीशीजों के दो जनकों से आता है। ऑप्शन डी, आनुवांशिक पदार्थ अनेक जनकों से आता है। तो ऑप्शन जो हम लोग का जो बोला जा रहा था बी नंबर कि आनुवांशिक पदार्थ एक ही स्पीशीज यानी एक ही स्पीशीज मानव है, तो मानव में भी दो जनक जैसे माता और पिता के से आता है, यानी आनुवांशिक पदार्थ एक ही स्पीशीज यानी मानव के एक ही स्पीशीज मादा और नर के युग्मों से आता है। तो लैंगिक जनन के फलस्वरूप इसी के कारण जो है हम लोग के पास विविधता आ जाती है। तो 20 का बी जो कि सही होगा हम लोग का। तो चलिए दोस्त, हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है ताकि व्यष्टि जीवित बना रहे। ऑप्शन बी, वे अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर सके। ऑप्शन सी, वृद्धि को बनाए रखे। ऑप्शन डी, पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीशीज की निरंतरता को बनाए रखे। तो ऑप्शन 21 का डी जो कि सही है हम लोग को, पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीशीज की निरंतरता को बनाए रखेगा। तो चलिए दोस्त, 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाए जिसका संबंध लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से है। ऑप्शन ए, दूध के दांतों का टूटना। ऑप्शन बी, कद का बढ़ना। ऑप्शन सी, आवाज का भारी होना। ऑप्शन डी, जनन का बढ़ना। तो कौन सा हम लोग का सही होगा? तो ऑप्शन सी जो कि आवाज का भारी होना जो कि सही है। तो 22 का सी सही होगा। 23वें नंबर क्वेश्चन पे, स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है? ऑप्शन ए, शरीर की वृद्धि। ऑप्शन बी, केशों के पैटर्नों में परिवर्तन आना। ऑप्शन सी, आवाज में परिवर्तन आना। ऑप्शन डी, रजोधर्म। तो हम लोग का कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन डी जो बोला जा रहा है रजोधर्म, जो कि मासिक है, जो कि स्त्रियों में वह घटना कौन सी है। वो क्वेश्चन में जो बोला जाता है कि स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करता है, तो रजोधर्म जो है जो कि सही है। तो 23 का डी सही होगा। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। पुरुषों में वृषण वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इससे सहायता मिलती है। ऑप्शन ए, मैथुन प्रक्रिया में। ऑप्शन बी, शुक्राणु बनने में। ऑप्शन सी, युग्मकों के आसानी से हस्तांतरण में। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। तो 24 का हम लोग का जो कि डी, शुक्राणु बनने में, जो कि सही है। 24 का बी आंसर सही होगा। चलिए दोस्त, हम लोग 25वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यौवनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता? तो ऑप्शन ए, जनन कोशिकाओं का निर्माण। ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन का स्राव। ऑप्शन 3, अपरा का विकास। ऑप्शन 4, एस्ट्रोजन का स्राव। तो बोला जा रहा है यौवनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता? तो ऑप्शन ए में जनन कोशिकाओं का निर्माण तो होता ही है, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन का स्राव भी होता है। ऑप्शन 3 में जो अपरा का विकास, और ऑप्शन 4 में टेस्टोस्टेरोन का स्राव जो कि वृषण में नहीं होता दोस्त। तो हम लोग का 3 और 4 जो कि गलत होगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए में 1 और 2, ऑप्शन बी में 2 और 3, और ऑप्शन 3 में 3 और 4, ऑप्शन डी में 1 और 4। तो हम लोग का 25 का जो कि है सी, ऑप्शन 3 और 4 गलत है। तो 25 का सी जो कि गलत है। तो 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। जनन जन जननांगों के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, वृषण शुक्राणु वृषण 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 से शुक्रवाहक से मूत्रमार्ग। ऑप्शन बी, वृषण से मूत्रवाहिनी से मूत्रमार्ग। ऑप्शन सी, वृषण से मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग से मूत्रवाहिनी।
ऑप्शन डी वृषण से शुक्रवाहक और शुक्रवाहक से मूत्रवाहिनी। तो हम लोग का कौन सा जो क्रम सही है? तो वृषण से हम लोग का जाता है शुक्रवाहक, शुक्रवाहक से जाता है मूत्र मार्ग में। तो 26 का हम लोग का ए जो कि है सही होगा, 26 का ऑप्शन ए। चलिए दोस्त 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचरित नहीं होता? ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी HIV एड्स और ऑप्शन डी गोनोरिया। तो ऑप्शन जो है हम लोग का बी हेपेटाइटिस जो कि यौन संचरित नहीं होता। तो 25 का बी जो कि सही है। ठीक है दोस्त, आज का जो टोटल 27 क्वेश्चन हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, जो कि ALP ग्रुप डी टेक्नीशियन RPF के लिए बहुत लाभदायक होगा। इसी तरह से क्वेश्चन हम लाते रहेंगे दोस्त। अगर वीडियो और उसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्त। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।